नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखावत और आप देख रहे हैं एसएससी हब। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 29/12/2020 का जो शिफ्ट 2 का पेपर हुआ है एनटीपीसी का प्री में, उसका सॉल्यूशन करेंगे। पूरे के पूरे 40 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। एक एक करके जो अब क्वेश्चन नए बन सकते हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। भाई कुछ पीडीएफ जो पहले के हैं वो अभी तक नहीं मिली हैं, मिल जाएंगी। कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है पीडीएफ एक्सपोर्ट करने में, तो 1-2 दिन में सभी पीडीएफ एक्सपोर्ट हो जाएंगी। नहीं होंगी तो भाई जो लैपटॉप है उसको चेंज करके हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, ये कन्फर्म हमारा वादा है। तो चलिए चलते हैं लेक्चर के ऊपर। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 तक भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी थी, यानी कुल कितने उच्च न्यायालय थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा, भारत में 2020 में कितने उच्च न्यायालय थे? 25 उच्च न्यायालय थे। और एक बात और बता दूं आपको कि अभी भी भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? अभी भी भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय। यदि अभी भी प्रश्न आ जाए तो कितने उच्च न्यायालय हैं? और एक बात और बता दूं आपको, अनुच्छेद 214 के तहत यह बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। किस अनुच्छेद में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा? उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। जबकि राज्य कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुछ केंद्र शासित प्रदेश या राज्य यानी 2 राज्य के एक उच्च न्यायालय भी हमारे भारत में मौजूद है। तो ये चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच कितना होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको पीएच के बारे में बता देता हूँ। पीएच 0 से लेकर 14 के मध्य होता है पीएच। यानी जो 7 पीएच होता है वो उदासीन का होता है। 7 पीएच पे क्या होता है? उदासीन। और 7 के बाद जिनकी पीएच होती है वो क्या होते हैं? क्षारीय। और 7 से कम पीएच वाले क्या होते हैं? अम्लीय। तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जितने भी खट्टे फल होते हैं, खट्टे पदार्थ होते हैं, वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो नींबू कैसा प्रकृति का है? अम्लीय। तो उसकी पीएच कितनी होगी? 7 से कम होगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, 7 से कम होगी। तो इसका राइट आंसर होगा 2। यानी कि नींबू की पीएच मान कितनी है? 2 है। तो मैं कुछ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, उनकी पीएच आप ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन सा है? हाँ, HCl की पीएच कितनी है? HCl की पीएच कितनी है? 1। ध्यान रखिएगा आप, 1 के आसपास HCl की पीएच है। उसके बाद है बेकिंग सोडा का भी आपको ध्यान रखना है कि कितनी पीएच होती है। चलो बेकिंग सोडा नहीं, आप कास्टिक सोडा को ध्यान रख लेना। कास्टिक सोडा की पीएच कितनी होती है भाई? यह क्षारीय प्रकृति का होता है और इसकी पीएच 14 होती है। ये पीडीएफ आपको ऐसे कैसे मिल जाएगी जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो, मूत्र, लार और दूध की पीएच लगभग कितनी होती है? लार की पीएच तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। जो मूत्र होता है, लार होता है और दूध, उसकी पीएच लगभग 6 के आसपास होती है, ध्यान रखिएगा। और एक और बता देता हूँ, शुद्ध जल की पीएच, जो शुद्ध जल होता है या अशुद्ध जल होता है उसकी पीएच 7 होती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? बताइए ऐसी कौन सी सुरंग है जो सबसे लंबी है जिस पर राजमार्ग बना हुआ है? इसका राइट आंसर है डॉक्टर श्यामा रोड सुरंग, यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड सुरंग है, वो सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 9.28 किलोमीटर। इस बात का ध्यान रखिएगा, यह सबसे लंबी है। यह सुरंग चेन्नई और नासिरी शहर को जोड़ती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे लंबी सुरंग है डॉक्टर श्यामा रोड सुरंग 9.28। जबकि अटल सुरंग है, देखो अटल सुरंग भी पूछता है, अटल सुरंग
अटल सुरंग है उसकी लंबाई कितनी है? अटल सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ये उससे कम लंबी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनएससीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यूएनएससीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है। यूएनएसओ की स्थापना कब की गई? तो यूएनएसओ की स्थापना की गई 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई, यानी 16 नवंबर 1945 की इसकी स्थापना। ध्यान रखिएगा इस बात को। और इसका जो ये आप बताई दिया मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में। ध्यान रखिएगा इस बात को, पेरिस फ्रांस में इसका क्या है? मुख्यालय है। और एक बात ध्यान रखिएगा, यूएनएससीओ का महानिदेशक है वो पूछा जाएगा। अब वाला आप ध्यान रखना, आप गूगल से सर्च करके देख सकते हो कि इसका महानिदेशक कौन है। अगली बार से एक काम करवाऊंगा कि ये जितने भी महानिदेशक या जो भी है मैं इनको पहले से ही प्रिपेयर करके आपको बता दिया करूँगा नेक्स्ट टाइम से। इसका जो महानिदेशक है उसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है वो? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष है जो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करता है। या कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? या आप ध्यान रखिएगा कि ये जो पॉइंट है ये आर्टिकल नंबर 108 में बताया गया है कि लोकसभा और जब राज्यसभा संयुक्त बैठक करेगी तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी रोग होता है। और ये जो यहाँ पे विटामिन दे रखी हैं उसके आपको रोग बता देता हूँ। बेरी रोग किसके कारण होता है? विटामिन B1 के कारण। देखो विटामिन ए की कमी के कारण कौन कौन सा रोग होता है? चलो आपको बताता हूँ। रतौंधी नाम का रोग होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी के कारण सूखा रोग होता है। सूखा रोग होता है। इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है साइंस के भी आपसे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बताइए इसका राइट आंसर। देखो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये है अरब सागर, ये है अरब सागर। और ये क्या है? बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। कुछ नदियाँ तो यहाँ से प्रवाहित होकर उत्तर भारत या मध्य भारत से अरब सागर में गिरती हैं, जबकि कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो बताइए इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ताप्ती नदी, जो अरब सागर में गिरती है। तो आपको एक वीडियो बना के बता भी दूंगा कि इनकी ट्रिक क्या है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कौन सी नदी अरब सागर में। अभी के लिए इतना ही याद रखिएगा आप। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइट से संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है जो मर्चेंटिया पौधा है जो ब्रायोफाइट से संबंधित है। अभी पिछली क्लास में भी एक क्वेश्चन आया था कि पादप जगत से संबंधित की कौन सी ये ब्रायोफाइट है नहीं है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। जो पादप जगत को डिवाइड किया गया है 5 भागों में, यानी पादप जगत के 5 प्रकार हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके अंदर जो भी पौधे होते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है श्री अटल बिहारी वाजपेयी को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, क्योंकि इन्हें 2005 में क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
सॉरी 2005 नहीं, 2015, 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को क्या दिया गया था, भारत रत्न। जबकि इन सभी को क्या दिया गया, 2019 में भारत रत्न दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है अभी के हिसाब से। अभी के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो ये मैं बताता हूँ आपको। 2024 में किन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि 2000, या पूछेगा हाल ही में किन्हें भारत रत्न दिया गया है। तो हाल ही में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। वो 5 लोग कौन कौन से हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। वो 5 लोग में है, पहला लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। दूसरा नाम है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। ये पीडीएफ आपको ऐसे कैसे मिल जाएगी, और इसमें टेक्निकल एरर नहीं है क्योंकि ये दूसरा लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ मैं। तीसरा नाम है कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। चौथा नाम है MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। और जो 5वां नाम है वो क्या था, PV नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव। ये देखो 5 लोग कौन है, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव। ये क्वेश्चन जरूर आएगा भाई, इन 5 लोगों का नाम जरूर याद रखना। ये पूछ सकता है इनमें से कौन नहीं है, 4 ऑप्शन में, 3 में इनमें से किसी का नाम दे देगा और 1 में नाम नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ब्रह्मोस, एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। देखो ब्रह्मोस को किस किसने बनाया है, ब्रह्मोस को 2 कंपनियों, भारत और रूस की, जिसमें भारत की है खुद की DRDO प्लस जो रूस की कंपनी है NPO, इन दोनों के सहयोग से बनाया गया है ब्रह्मोस मिसाइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1946 में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन भारत आया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसमें एक फैक्ट और आपको बता देता हूँ, कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य आए थे ब्रिटिश से। ब्रिटिश से कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, 3 सदस्य। नाम बताइए उन 3 सदस्यों का। देखो पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये 3 लोग आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के मध्य है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य क्या है, कावेरी जल विवाद है। इस बात का ध्यान रखिएगा, यह जल विवाद पुराने समय से चले आ रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रृंखला में प्रत्येक 1/4 के 4 प्रतिरोध लगाए गए हैं, तो उनका अधिकतम प्रतिरोध कितना होगा। देखो जो श्रृंखला है, श्रृंखला में क्या लगाए हैं, श्रृंखला श्रृंखला में 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध लगाए गए हैं, तो बताइए इनका राइट आंसर क्या होगा। देखो 4 प्रतिरोध लगाए गए तो इसका सूत्र क्या होता है, 1/4 ओम प्लस 1/4 ओम प्लस 1/4 ओम प्लस 1/4 ओम, क्योंकि 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध लगाए गए हैं। तो इनका जब कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो नीचे 4 आएगा, ऊपर ये 1 + 1 + 1 जुड़ेंगे, 1 + 1 + 1 + 1, तो ये क्या हुए 4, 4 ऊपर क्या हुए और 4 ही नीचे हो गए, तो कितने हो गए = 1 ओम, यानी 4 से 4 कट गया। ये तो इतना तो आपको आते होगा क्योंकि आप NTPC की तैयारी कर रहे हो, कॉमन फैक्टर लेना ये जो भी है, समझ गए इस बात को।
जब 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाए जाएंगे तो क्या होगा, 1 ओम इसका उत्तर आएगा। उन चारों प्रतिरोधों का मान कितना है, 1/4 है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बताइए ये कहाँ पे स्थित है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो एक फैक्ट और जान लीजिए इससे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना 1936 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर चलते हैं। जीएसटी भारत में लगाए जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है। तो जीएसटी का पूर्ण नाम क्या है। ध्यान रखिएगा, जो जीएसटी है वो क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है। यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, जबकि इनकम टैक्स क्या है, प्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, या यहाँ पे बोल सकते हो माल एवं सेवा कर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का पूरा नाम है। जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लगाई गई थी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और भारत में जो जीएसटी है वो यहाँ पे लिख देता हूँ कि संविधान संशोधन 122वां संविधान संशोधन हुआ था। 122वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था। संविधान संशोधन यहाँ पे आप लिख दिया है, 122वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। इसका आंसर बताइए। जो भारत का औषधि अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर है भारत का औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। जो औषधि अनुसंधान केंद्र है इसका जो उद्घाटन किया गया था, कब किया गया था, देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा। उद्घाटन किया गया था 1951 को। 1951 को इसका उद्घाटन किया गया था। आप और भी याद रखो तो फरवरी याद रख लेना, फरवरी 1951, ये इंपॉर्टेंट है, डेट नहीं आएगी इसकी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो इंटेल कोर है वो एक प्रकार का क्या है, प्रोसेसर है। जो इंटेल है वो एक कंपनी है, और जो i9 i7 i5 देखो यहाँ पे जो प्रोसेसर है उनके प्रकार है। प्रोसेसर का प्रकार है ड्यूल कोर, यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यूल कोर नाम का प्रोसेसर है। उसके बाद i3 के बाद i5 i7 i9, ये क्या है, प्रोसेसर है। ध्यान रखिएगा, इनके बीच में जो i4 i6 i8 इनके नाम का कोई प्रोसेसर नहीं है। यहाँ पे लिख देता हूँ i4 i6 इनके नाम का कोई भी प्रोसेसर नहीं है, जबकि i3 i5 i7 और i9 ये क्या है, प्रोसेसर है। ध्यान रखिएगा इस बात का भी। पाइथन एक है, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का ही है। पाइथन क्या है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी प्रोग्रामिंग भाषा है। जो पाइथन है, जो दुनिया भर में जो प्रोग्रामर है सबकी पसंदीदा भाषा क्या है, पाइथन है, क्योंकि ये इजी टू लैंग्वेज है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया। इसका तो सबको ही पता होगा राइट आंसर। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया। कौन सी भाषा में लिखा गया, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जो हुमायूंनामा है वो फारसी में लिखा गया, यहाँ पे आपको बता देता हूँ, फारसी भाषा में लिखा गया। और गुलबदन बेगम कौन थी, जो बाबर हुमायूं की क्या थी, बहन, हुमायूं की बहन। इन्होंने हुमायूंनामा लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ब्राजील है, जो सबसे बड़ा देश है किसका, दक्षिणी अमेरिका का। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्राजील है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है।
जो ब्राज़ील की मुद्रा है, इसको ध्यान रखिएगा, रेलवे के एग्जाम में मुद्रा पूछी जाती है। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? रियल, रियल नाम की मुद्रा है, रियल, ब्राज़ील की मुद्रा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ASCII का जो पूरा नाम क्या है? सीधा सीधा ये प्रश्न पूछा गया है। ASCII का पूरा नाम बताइए। तो इसका पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका पूरा नाम है। ये कुछ अजीब तरीके के क्या हैं, फुल फॉर्म्स हैं, ये बुकों में नहीं दिए रहते हैं, बट जो पुराने एग्जाम में आ चुके हैं उनको तो आपको याद रखना ही है। ASCII का पूरा नाम क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। समग्र शिक्षा स्कूल शिक्षा की एक योजना है जो कौन सी क्लास से कौन सी क्लास के मध्य चलाई जा रही है? समग्र शिक्षा योजना, समग्र शिक्षा योजना है जो प्री से लेकर कक्षा 12 तक चलाई जा रही है, प्री नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो इसका राइट आंसर है जो बेलगांव में हुआ था 1924 में, जो बेलगांव का 1924 का जो अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें महात्मा गांधी ने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातक कथाएं खालिस्तान से संबंधित हैं। तो जातक कथाएं कौन से धर्म से संबंधित हैं? जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जो जातक कथाएं हैं जो भगवान बुद्ध हैं उनके बचपन की कहानियां हैं इनमें। ये क्यों नहीं चल रहा है? भगवान बुद्ध की कहानियां, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 किसने जीता? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट आपको बता देता हूँ फिर भी। 2020 है वो मुंबई इंडियंस ने जीता है। इम्पोर्टेंट क्या है? IPL 2024 किसने जीता है? बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2024 को जीता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी के लिए, और जो अभी का IPL सीजन चल रहा है, जब वो कोई भी फाइनल जीत लेगा तो वो इंपोर्टेंट बन जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है मोरक्को का जो इब्न बतूता था वो यात्री था, सॉरी मोरक्को का था, भारत यात्रा करने के लिए आया था। कौन सी सदी में आया? 14वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता भारत की यात्रा के लिए आया और मोरक्को का यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो ने फरवरी 2017 में एक इतिहास रच दिया प्रक्षेपण करके, या प्रक्षेपण मतलब प्रस्थापित करके अंतरिक्ष में। तो बताइए कि इसका क्या राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है कि एक ही उड़ान में 104 उपग्रह प्रक्षेपित कर दिया, यानी कि एक साथ 104 उपग्रह प्रक्षेपित कर दिया। ये इतिहास रच दिया था इसरो ने 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सॉरी सार्क का सदस्य है, इसका गलत बोल दिया मैंने पर्सन। कौन सा देश सार्क का सदस्य है? इसका राइट आंसर बताइए। जो सार्क यहाँ पे दे रखा है, सार्क क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ। दक्षिण एशियाई, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चलो, दक्षिण एशियाई सहयोग संघ, क्षेत्रीय सहयोग संघ, क्षेत्रीय सहयोग। हैंड राइटिंग है जो नोटपैड पे सही नहीं आ रही है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है इतनी। सहयोग संघ, ये इसका फुल फॉर्म है सार्क का। टोटल सदस्य कितने हैं? टोटल सदस्य फिलहाल में 7+1 यानी 8। पहले इसके सदस्य थे कितने? 7। अब नया सदस्य कौन जोड़ा गया है इसमें? अफगानिस्तान को नया सदस्य जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर है
अफगानिस्तान इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 में जो संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम हुआ था विश्व पर्यावरण दिवस पर, उसका मेजबान कौन था? ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो इसका इंपॉर्टेंट क्या है, जो 2024 में हुआ था उसका मेजबान कौन था जो संयुक्त कार्यक्रम हुआ था? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसको आपको ध्यान रख लेना है। चौथी बार मैं बता रहा हूँ, 5 जून को ये मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को धरोहर स्थल है? पिछला क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि मैं बताऊंगा तो आपके दिमाग में डेटा स्टोर होगा, इतना डेटा स्टोर नहीं करना है। ये बताइए कि कौन सा जो स्थल है यूनेस्को में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है जो दिल्ली का जंतर मंतर है वो यूनेस्को में शामिल नहीं है। रानी की वाव और ये सब कुछ क्या है, यूनेस्को में शामिल है। कब कब किए गए इनको बताता हूँ। अजंता की गुफाएं हैं जो 1983 में किस में शामिल की गई? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल की गई। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसको कब शामिल किया गया? कोणार्क का सूर्य मंदिर 1984 में शामिल किया गया है। और रानी की वाव को लेटेस्ट में 2014 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इनका बात का आप ध्यान रखिएगा, इनकी डेट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर। सभी को पता होगा, इतना इजी क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ये और पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो समिति के अध्यक्ष हैं वो भी कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान है जो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है? जो जादूगोड़ा की खाने हैं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा या फिर राज्य आ जाए तो झारखंड। कभी कभी ये ना देकर जो राज्य के नाम है यहाँ पर 4 राज्य दे देगा और यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है तो बोल देगा, तो आपको वहाँ पे झारखंड टिक करना है। जादूगोड़ा की खान कहाँ है? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नोटबंदी हुई थी यानी विमुद्रीकरण हुआ था उसकी घोषणा 8 नवंबर 2016 को की गई। उस समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है उर्जित पटेल। जब नोटबंदी हुई तब क्या थे? गवर्नर थे। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रिपीट हो सकता है, ये करंट का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 तक भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट डेटा ये है कि अब या 2025 में, सीधा सीधा ध्यान रखिएगा, चुनाव के बाद कौन पर अपने जो शिक्षा मंत्री कौन है भारत के, उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान हैं जो क्या है? शिक्षा मंत्री हैं अब के। पिछला डेटा याद नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड क्या है, यानी किससे संबंधित है? तो देखिए ये क्या है, इसरो की एक शाखा है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरु में स्थित है। ये देखिए इसरो की एक विपणन शाखा है, यानी कि इसरो की एक शाखा नहीं है, इसरो की कई शाखाएं हैं। जैसे जहाँ से लॉन्च पैड पे जो विमानों को प्रक्षेपित किया जाता है अंतरिक्ष के लिए, वहाँ पे अलग है, जहाँ का इसरो का सेंटर है वहाँ अलग है। जैसे ऐसे ऐसे करके अलग अलग शाखाएं हैं, तो इनकी भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन सी शाखा कहाँ पर स्थापित है और वहाँ का मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। गीत गोविंद किसने लिखी है? तो जो गीत गोविंद नाम की पुस्तक है जो जयदेव में लिखी है, किस भाषा में लिखी गई है? ये इंपॉर्टेंट है, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। संस्कृत में लिखी गई है गीत गोविंद नाम की पुस्तक। बुक्स एंड ऑथर इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि ये लगभग हर में एक एक बुक तो कम से कम पूछी जा रही है। इस सेट में 2 बुक आ चुकी हैं, अभी पहले भी देखा गुलबंद बेगम की पुस्तक और एक ये पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सबसे पहले कब शुरू की गई, या कौन से एक्ट ने सांप्रदायिक प्रणाली को शुरू किया गया?
जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था 1909 का, उसके द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन शुरू किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है टाइफाइड नाम का ये जहाँ पे रोग देख रहा है, तो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु के कारण कौन कौन से रोग होते हैं? आपको 2-4 रोग बता देता हूँ, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आएगा, पक्का है, बहुत ज़्यादा क्या है ये सेट्स हैं, उनमें किसी न किसी फिर सेट में पूछा गया जीवाणु के रोग कौन से हैं। 4-5 रोग अभी बता देता हूँ और बच गए जो रोग अगले सेट में बता दूंगा। तो जीवाणु से रोग होते हैं हैजा, प्लेग और कुष्ठ रोग। किसके कारण होता है? कुष्ठ रोग जीवाणु के कारण होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, इनको याद कर लेना। ऑप्शन बदल दे तो इनमें से कोई ऑप्शन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में गणतंत्र दिवस के समारोह पर मुख्य अतिथि कौन थे? इस बात का आपको याद नहीं रखना है, ये वाला क्वेश्चन आपको याद नहीं। जो फिलहाल में अभी जो गणतंत्रता दिवस हुआ है 2025 का, उसके मुख्य अतिथि कौन थे? इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हुआ है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडोनेशिया राष्ट्रपति, नाम भी बताऊंगा आपको यहाँ पे, इंडोनेशिया राष्ट्रपति। उनको क्या बनाया गया था? मुख्य अतिथि बनाया गया था। उनका नाम क्या है? प्रबोवो सुबियांटो। प्रबोवो सुबियांटो, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रबोवो सुबियांटो, प्रबोवो सुबियांटो। उनको क्या बनाया गया था? 2025 में मुख्य अतिथि बनाया गया था। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, 1931 में हुआ। मार्च 1931 में क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ। तो निम्नलिखित में से क्या कहा गया था? यानी गांधी इरविन समझौते में इनमें से कौन सी शर्त थी? बताइए। देखो मैं ओरली आपको बता देता हूँ, गांधी इरविन समझौता हुआ, उनमें क्या क्या शर्तें थी, क्योंकि शर्तों को लिख पाना संभव नहीं है, तो पीडीएफ में अटैच कर दूंगा उन शर्तों को। क्या क्या समझौते थी? कि नमक पर टैक्स हटा दिया जाए, यानी कि नमक कर को बंद कर दिया जाए, और कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। ये गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हो तब उसमें बताया गया। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा है, वो उसको बंद कर देगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। और सरकार अधिकांश सविनय अवज्ञा आंदोलन में जिन जिन को पकड़ के लेके गई है, जो समाज सेवी है या फिर कांग्रेस के जो भी लोग थे जो पकड़ के जेल में बंद कर दिया था अंग्रेजों ने, उनको क्या कर देगी? छोड़ देगी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मैंने आपको बताया सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया जाएगा, और सविनय अवज्ञा आंदोलन में जिनको पकड़ के ले गए थे अंग्रेज, उनको छोड़ देंगे। दूसरी बात, तीसरी बात है कि कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। चौथा भाग है कि नमक पर से टैक्स हटा दिया जाएगा। ये 4-5 फैक्ट थे, अब मैंने आपको बता दिया है। आज का हमारा सेट यहीं पे कंप्लीट होता है। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करिए, बताइएगा लोगों को कि इस प्रकार की वीडियो चैनल पे आ रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।